तो देखिए 1 से 18 के बीच में जो भी आंकित प्रश्न थे उनको तो हल कर लिया गया है। अब जो 19वें का दूसरा खंड है यह भी एक आंकित प्रश्न ही है, जिसमें कह रहा है कि उस परिणामी ताप को ज्ञात कीजिए जबकि 100 डिग्री सेल्सियस वाले 80 ग्राम लोहे के छर्रे 20 डिग्री सेल्सियस वाले 200 ग्राम पानी में जो कि एक 50 ग्राम वाले लोहे के बर्तन में भरा है डाले जाते हैं। लोहे की विशिष्ट ऊष्मा 0.12 है। तो देखिए 18वें सवाल में हमें दी गई ऊष्मा ज्ञात करनी थी जबकि इसमें हमें ताप ज्ञात करना है। तो देखिए प्रश्न के अनुसार लोहे का एक कोई बर्तन है और इस बर्तन में पानी भरा हुआ है, ठीक, और फिर अलग से लोहे के छर्रे इस बर्तन में डाल दिए गए हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लोहे के छर्रे हैं ये, तो इन छर्रों को इस बर्तन में डाल दिया गया है। तो जैसा कि यह पानी यदि खौल रहा है तो खौलता पानी कब है, जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो यदि ये लोहे ठंडे हैं और इस बर्तन में यदि डाल दिया जाए तो जो यह पानी खौल रहा था यह खौलना बंद कर देगा। वह इसलिए क्योंकि यह जो पानी है यह अपनी ऊष्मा इन छर्रों को दे देगा, ठीक है। तो इस पानी की जो गर्माहट थी वह 100 डिग्री सेल्सियस थी, लेकिन अब यह गर्माहट 100 डिग्री सेल्सियस ना रहकर कुछ कम पड़ जाएगी। जैसे मान लेते हैं 50 डिग्री ही रह सकता है या 40 डिग्री ही रह सकता है, ठीक है। तो जो ये छर्रे इसमें डाल दिए गए हैं तो अब इसका भी ताप उतना ही हो जाएगा जितना कि इस बर्तन का है और इस पानी का है, और इन छर्रों का भी उतना ही ताप रह जाएगा, ठीक है। तो हमें वही चीज पता करना है कि जब ये छर्रे इसमें डाल दिए जाएंगे तो जो इस पानी का ताप था वह अब कितना हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर सब कुछ उल्टा है, क्योंकि सवाल में जो छर्रों का ताप दिया हुआ है वह 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है। मतलब जिस ताप पर ये छर्रे गर्म है तो वह ताप दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, और जबकि सवाल में जो इस पानी का ताप दिया हुआ है वह दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। तो अब जब ये 100 डिग्री सेल्सियस ताप वाले छर्रे इसमें डाल दिए जाएंगे तो जो पानी यह 20 डिग्री सेल्सियस तक गर्म था अब यह पानी थोड़ा और गर्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह 20 डिग्री ही था जबकि इसमें 100 डिग्री सेल्सियस ताप के छर्रे इसमें डाल दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका ताप अब बढ़ जाएगा। तो इसका ताप 20 डिग्री था तो अब इसका ताप कुल कितना हो गया है, हमें वह चीज पता करना है। तो मान लेते हैं कि इसका जो ताप 20 डिग्री था वह अब T डिग्री सेल्सियस हो गया है, क्योंकि वही चीज हमें पता करना है और जिस चीज का मान हमें नहीं दिया होता है उस चीज को हम मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे माना, तो चूंकि ये छर्रे अब इसमें डाल दिए गए हैं तो यह एक मिश्रण बन गया पानी का और छर्रों का, ठीक है। तो माना अंतिम ताप या परिणामी ताप, ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक ताप तो इसका 20 डिग्री सेल्सियस है इस पानी का, और जो अंतिम ताप होगा उसको हम मान लेते हैं कि T डिग्री सेल्सियस है। मिश्रण का परिणामी ताप का मतलब यह कि जब ये लोहे के छर्रे इस पानी में डाल दिए जाएंगे तब इसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब 20 डिग्री था तो अब यह कितना डिग्री हो गया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि T डिग्री सेल्सियस हो गया अब यह। तो यहाँ पर चूंकि इन छर्रों का जो ताप है वह 100 डिग्री सेल्सियस है और पानी का ताप 20 डिग्री सेल्सियस ही है, इसलिए इन छर्रों के द्वारा इसको ऊष्मा मिलेगी, ठीक है, ना कि इस पानी के द्वारा इन छर्रों को ऊष्मा मिलेगी। मतलब जो ये लोहे के छर्रे हैं इस पानी को अपनी ऊष्मा दे देंगे और यह पानी इससे ऊष्मा ले लेगा, ठीक है। तो यह पानी उतनी ही ऊष्मा लेगा इन छर्रों से जितना कि ये छर्रे इसको ऊष्मा देंगे। तो यहाँ पर वही हो जाएगा कि छर्रों द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। तो देखिए ली गई ऊष्मा या दी गई ऊष्मा यदि हमें ज्ञात करना होता है तो हमारे पास दो सूत्र होते हैं। एक तो हम यह सूत्र लगा सकते हैं ml, जहाँ m द्रव्यमान होता है, जिस चीज की हमें ऊष्मा निकालनी होती है उसका द्रव्यमान हमें रखना होता है, ठीक है, और फिर उसकी गुणा करा देते हैं हम गुप्त ऊष्मा से। जो यहाँ पर यल है यह गुप्त ऊष्मा है। तो चूंकि हमारे सवाल में कहीं पर भी गुप्त ऊष्मा की बात तो की नहीं गई है, इसलिए इस सूत्र का तो उपयोग हम करेंगे नहीं। तब हम ऊष्मा कैसे पता कर सकते हैं, तब ऊष्मा का दूसरा सूत्र होता है MS डेल्टा T, जहाँ m क्या है, जिस पदार्थ की हमें ऊष्मा पता करनी होती है उसका द्रव्यमान, फिर गुणे यश करेंगे तो यश क्या है, यश होती है विशिष्ट ऊष्मा, और डेल्टा T क्या है, जितना भी ताप में परिवर्तन हुआ है वह हमें रखना होता है, ठीक है। जैसे ये लोहे के छर्रे इसको ऊष्मा देंगे तो इन छर्रों के द्वारा इसको कुल कितनी ऊष्मा दी गई है तो वह हम कैसे पता करेंगे, पहले तो इन छर्रों का द्रव्यमान पता होना चाहिए, जो कि इन छर्रों का जो द्रव्यमान दिया हुआ है वह 80 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर पहले से कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास m भी है, m की जगह पर 80 रख देंगे। तो यह हमारे सवाल में दिया हुआ है
है? क्योंकि कहा जा रहा है कि लोहे की विशिष्ट ऊष्मा 0.12 है। ठीक है, तो चूंकि जो ये छर्रे हैं लोहे के हैं और लोहे की विशिष्ट ऊष्मा कितनी है 0.12, तो इस S की जगह पर हम 0.12 लिख सकते हैं। फिर डेल्टा T यहाँ पर है, तो अब हम देखेंगे कि इसके ताप में कुल कितना परिवर्तन हुआ है। पहले तो यह 100 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जब इस पानी में डाल दिए गए इन छर्रों को, तब अब इसका ताप कितना रह गया? क्योंकि इसका ताप दिया तो है नहीं, क्योंकि यह तो पहले से 20 डिग्री सेल्सियस था, तो 20 डिग्री था तो 20 डिग्री से मान लेते हैं 30 डिग्री हो गया, तो इन छर्रों का भी ताप 30 डिग्री सेल्सियस ही हो जाएगा। तो छर्रों के ताप में कुल कितना परिवर्तन आ गया? देखिए, पहले से 100 डिग्री सेल्सियस था, अब मान लिया गया है कि इसका ताप 30 डिग्री हो गया, तो 30 डिग्री यदि इसमें से हम कम कर दें तो बचेगा 70 डिग्री। मतलब इन छर्रों के ताप में जो कमी आई है वह आई है 70 डिग्री सेल्सियस। पहले से 100 डिग्री सेल्सियस था और जब इसमें डाल दिए गए इन छर्रों को, तो अब इसका ताप हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इन छर्रों के ताप में कितनी कमी आई है यह हमने कैसे पता किया? 100 में से हमने उतना घटा दिया जितना कि इस पानी और छर्रों का कुल ताप रह गया है। तो चूंकि यहाँ पर 30 तो ऐसे ही सिर्फ मान लिया गया है और हमने जो परिणामी ताप को माना है वह माना है T डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यदि हम 100 में से यह T डिग्री सेल्सियस घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि इन छर्रों के ताप में कुल कितनी कमी आई है। ठीक है, तो इस डेल्टा T की जगह पर लिखेंगे 100 माइनस T डिग्री सेल्सियस। तो चूंकि 100 में से T नहीं घटा पाएंगे इसलिए हम इतना ही पड़ा रहने दें। तो इस प्रकार से हम छर्रों द्वारा दी गई ऊष्मा पता कर सकते हैं। तो लिखेंगे तो M तो दिया हुआ है 80 ग्राम और गुणे यश दिया हुआ है 0.12 और जो ताप में कमी आई है वह आई है 100 माइनस T। तो इस डेल्टा T की जगह पर हम लिखेंगे 100 माइनस T। तो इसको अभी हल कर लें या बाद में जब यह सूत्र लगाएंगे तब हल कर लेंगे, या इसको अभी इतना ही पड़ा रहने दें। ठीक है, तो दी गई ऊष्मा तो पता चल गई कि छर्रों द्वारा कुल कितनी ऊष्मा दी गई है, जो कि यह आया है, और इसका मात्रक भी रख दें कैलोरी। ऊष्मा का मात्रक रखेंगे कैलोरी। अब हमें देखिए यह पता करना है कि ऊष्मा ली कितनी गई है। तो देखिए, चूंकि जो इस बर्तन में पानी भरा हुआ है, तो जो यह बर्तन है तो इस बर्तन का भी ताप उतना ही रहेगा जितना कि इस पानी का ताप है। ठीक है, क्योंकि पानी के साथ साथ बर्तन भी गर्म होगा। इसका मतलब जो ऊष्मा ली जाएगी वह बर्तन द्वारा भी ली जाएगी और पानी द्वारा भी ली जाएगी इन छर्रों से। ठीक है, तो पहले तो पानी द्वारा ली गई ऊष्मा पता कर लें, बाद में बर्तन द्वारा ली गई ऊष्मा पता कर लेंगे। ठीक है, पानी द्वारा छर्रों से ली गई ऊष्मा, या डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं पानी द्वारा ली गई ऊष्मा। तो देखिए, ऊष्मा का सूत्र तो यही हम रखेंगे ms डेल्टा T, क्योंकि पानी की भी गुप्त ऊष्मा नहीं दी हुई है इसलिए यह ml वाला सूत्र तो लगाएंगे नहीं। ठीक है, तो ms डेल्टा T वाला सूत्र लगाएंगे। तो पानी का भी द्रव्यमान हमें पता होना चाहिए। तो पानी का द्रव्यमान हमारे सवाल में दिया हुआ है, क्योंकि सवाल कह रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस वाले 200 ग्राम पानी में, मतलब जो पानी का वजन है वह है 200 ग्राम। ठीक है, तो m तो मिल गया हमें 200 गुणे, अब हमें यश रखना है, तो यश जो होता है वह विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो अब हमें यहाँ पर पानी की विशिष्ट ऊष्मा रखनी है, क्योंकि हम पानी द्वारा ली गई ऊष्मा पता कर रहे हैं। ठीक है, तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा सदैव हम 1 रखेंगे। यदि सवाल में नहीं दिया हुआ है पानी की विशिष्ट ऊष्मा तब भी हम 1 ही रखेंगे, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 ही होती है। फिर गुणे डेल्टा T। तो डेल्टा T क्या रखेंगे? तो डेल्टा T की जगह पर क्या रखेंगे? जैसे कि यहाँ पर ताप में कितनी कमी हुई है वह हमने यहाँ पर रखा, इसी प्रकार यहाँ पर हम यह देखेंगे कि पानी के ताप में कितनी वृद्धि हुई है या कितनी कमी हुई है। ठीक है, तो देखिए, जो पानी का ताप पहले था, प्रारंभिक ताप, वह तो था 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब छर्रे इसमें डाल दिए गए तब इसका ताप बढ़ गया, जो कि हो गया है T डिग्री सेल्सियस। जैसे कि अभी माना गया था कि यह 20 से 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, तो ताप में कितनी वृद्धि हुई है या कितनी कमी हुई है कैसे पता करेंगे? क्योंकि पहले से 20 था और 30 इसका अब हो गया जब ये छर्रे डाल दिए गए इसमें, तो 30 में से यदि हम 20 घटा देंगे तो बचेगा 10, मतलब जो इसका टेम्परेचर बढ़ा है वह बढ़ा है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यही होता है ताप वृद्धि।
तो चूंकि जो परिणामी ताप माना गया है, अंतिम ताप माना गया है, वह T डिग्री सेल्सियस माना गया है। ठीक है, तो यदि हम T में से यह 20 घटा दें तो पता चल जाएगा कि ताप में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो पानी द्वारा ली गई ऊष्मा भी पता कर ली गई, तो इसका भी मात्रक कैलोरी ही रखेंगे। इसी प्रकार अब जो यह बर्तन है, यह बर्तन भी इन छर्रों से ऊष्मा लेगा। ठीक है, तो इस बर्तन द्वारा ली गई ऊष्मा भी हम ज्ञात कर लें, तो लिखेंगे तथा बर्तन द्वारा ली गई ऊष्मा। क्योंकि अब हम बर्तन की ऊष्मा पता करने जा रहे हैं, इसलिए हमें बर्तन का द्रव्यमान पता होना चाहिए, बर्तन की विशिष्ट ऊष्मा पता होनी चाहिए और इसका टेम्परेचर में कितनी कमी आई है या कितनी वृद्धि हुई है वह भी हमें पता होना चाहिए। तो बर्तन का द्रव्यमान हमारे सवाल में दिया हुआ है जो कि है 50 ग्राम, क्योंकि सवाल कह रहा है कि एक 50 ग्राम वाले लोहे के बर्तन में भरा है, मतलब जो बर्तन का द्रव्यमान है वह है 50 ग्राम। फिर गुणे यश रखेंगे, तो चूंकि जो यह बर्तन है यह भी लोहे का ही है और लोहे की जो विशिष्ट ऊष्मा दी हुई है सवाल में वह दी हुई है 0.12। फिर गुणे अब हमें यहाँ पर इसका टेम्परेचर में कितनी कमी आई है वह रखना है। तो देखिए इस बर्तन का पहले से जो टेम्परेचर था वह 20 डिग्री सेल्सियस ही था, क्योंकि जितना पानी का टेम्परेचर होगा उतना इस बर्तन का भी टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो इसके ताप में कुल कितनी वृद्धि हुई है, क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस था और जब ये छर्रे डाल दिए गए हैं तो T डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो यदि बर्तन का भी हम ताप वृद्धि पता करें तो कैसे पता करेंगे, T में से हम 20 डिग्री सेल्सियस घटा देंगे। तो बस जिसकी जिसकी हमें जरूरत थी वह हमें अब मिल गया है। अब यहाँ से हम T का मान ज्ञात कर सकते हैं यह वाला सूत्र लगा के। तो सीधे सीधे हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। तो देखिए दी गई ऊष्मा को अभी पता किया गया कि इतनी है। ठीक है, तो यह बराबर होगा ली गई ऊष्मा के। तो देखिए ऊष्मा दो प्रकार से ली गई है। ठीक है, पानी के द्वारा भी ली गई है ऊष्मा और बर्तन के द्वारा भी ऊष्मा ली गई है। तो इन दोनों को जोड़कर हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम जोड़ दें जितनी की बर्तन द्वारा ली गई ऊष्मा है। तो बर्तन द्वारा ली गई ऊष्मा है, तो देखिए 80 में हमें 0.12 से गुणा कराना है, तो यह तो हो जाएगा 12 8 96। ठीक है, तो 96 तो यह हो गया और एक जीरो है इसलिए 0 और दशमलव लगा है 2 पर, तो 2 पर हम दशमलव लगाएंगे तो यह बचेगा 9.60। या इस जीरो को हम हटा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद यदि अंक है और अंक के बाद जीरो हैं तो उन जीरोओं को हटा सकते हैं। तो यह बचेगा 9.6। मतलब इसकी और इसकी जब गुणा कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 9.6 और फिर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इस 9.6 की गुणा 100 में भी होगी और T में भी होगी। तो जब 9.6 की गुणा 100 में कराएंगे तो पहले तो पूरा 96 लिख दें और 2 जीरो लगा दें और एक पर दशमलव है इसलिए यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो यह आ जाएगा 960। और फिर जो यह 9.6 आया है इसकी गुणा हमें T में भी करानी है, तो यह हो जाएगा -9.6 T। तो इधर का तो हल हो चुका, अब इधर हल करेंगे तो बराबर। तो अब देखिए 200 की गुणा 1 से कराएंगे तो 200 व कम 200 हो जाएगा, फिर 200 की गुणा इन दोनों में कराएंगे तो 200 की गुणा T से कराएंगे तो यह हो जाएगा 200 T और फिर -200 की गुणा 20 से कराएंगे तो यह हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 जीरो, तो यह हो जाएगा 4000। फिर प्लस तो यह हो जाएगा 12 पंचे 60। ठीक है, और एक जीरो और 2 पर दशमलव है इसलिए यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो यह बचेगा सिर्फ 6। तो 6 आया इन दोनों की गुणा, तो 6 की गुणा अब T में भी कराएंगे 20 में भी कराएंगे, तो 6 की गुणा जब T से कराएंगे तो यह हो जाएगा 60 और फिर -6 की गुणा 20 में कराएंगे तो 20 छक्का 120। चूंकि यहाँ से हमें T का मान ज्ञात करना है इसलिए T वाले सब एक तरफ कर लें। तो इधर देखिए 9.6 T तो पहले से है और इधर देखिए 200 T यह है और 6 T यह है और दोनों प्लस के हैं तो यह हो जाएगा 206 T। और जब उठाकर हम इधर लाएंगे तो प्लस का 206 T इधर है, इधर आएगा तो माइनस का 206 T हो जाएगा बराबर। इधर देखिए माइनस का 4000 है और 120 है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो यह हो जाएगा 4120 वो भी माइनस का। ठीक है, और इधर प्लस का 960 है, उठाकर जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 960 हो जाएगा। अब देखिए पुनः चूंकि ये दोनों माइनस के हैं तो 206 में जब 9.6 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 215.6। तो लिखेंगे 215.6
15.6t, और चूंकि ये दोनों माइनस के हैं इसलिए माइनस भी रहेगा, और बराबर इधर भी जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों ये माइनस के हैं। तो यह हो जाएगा 0, 6, 2, 8, 9 और 1 10 का 0, हाथ से लगा 1, 5, 5080 हो जाएगा, वो भी माइनस का। तो चूंकि दोनों तरफ माइनस है इसलिए माइनस माइनस कट जाएगा। तो चूंकि यहाँ से हमें t का मान ज्ञात करना है तो खाली t बराबर क्या हो जाएगा, इधर 5080 तो पहले से है और इधर 215.6 चूंकि गुणे में है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा 215.6। तो जब यह दशमलव कटेगा तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। अब चूंकि दोनों संख्याएं 4 से कट जाएंगी तो यह बचेगा 12,700 बटा 539। तो जब 539 से हम 12,700 में भाग कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 23.56, और चूंकि T ताप है और ताप का मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। फिर देखिए जो अगला आंकिक प्रश्न है वह 19वें का ही अथवा में का दूसरा खंड है, जिसमें कह रहा है कि 30 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर जो एक पहाड़ी से 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गिर रहा है, टूटकर 20 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम के दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। यदि टूटने के पश्चात बड़े टुकड़े का वेग 0 हो जाए तो छोटे टुकड़े का वेग ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो यह सवाल है यह चैप्टर 10 से संबंधित है, क्योंकि चैप्टर 10 में हम संवेग संरक्षण का नियम लगाते थे और यह संवेग संरक्षण के नियम पर ही आधारित है। तो 19वें का जो अथवे का दूसरा खंड है तो यह सवाल संवेग संरक्षण के आधार पर ही लगेगा। ठीक है, तो देखिए सवाल में कह रहा है कि 30 किलो द्रव्यमान का एक पत्थर, जैसे मान लेते हैं कि यह 30 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है जो कि एक पहाड़ी से गिराया जा रहा है, और इसके गिरने की जो स्पीड है वह है 15 मीटर प्रति सेकंड। तो जब यह पिंड गिराया जाता है तो अचानक यह टूट जाता है और टूटकर यह दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, जिसमें से एक टुकड़ा 20 किलोग्राम का है और दूसरा टुकड़ा 10 किलोग्राम का है। तो सवाल कह रहा है कि यदि टूटने के बाद बड़े टुकड़े का वेग 0 हो जाए, मतलब जो बड़ा टुकड़ा 20 किलोग्राम का है वह टूटने के तुरंत बाद ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, जिसका द्रव्यमान है 20 किलोग्राम। तो हमें यह पता करना है कि जो यह छोटा टुकड़ा है तो अब यह किस वेग से नीचे आएगा। तो जैसा कि हम चैप्टर 10 में सीख चुके हैं कि संवेग संरक्षण में क्या होता है, जितना प्रारंभिक संवेग होगा उतना ही बाद का संवेग होगा। ठीक है, क्योंकि जो संवेग P होता है वह होता है mv के बराबर। तो जो प्रारंभिक वेग इसका है जो 15 मीटर प्रति सेकंड है यह है u, और चूंकि जब इसे छोड़ दिया जाता है तो हमें अंतिम वेग मिलेगा जिसे हम v से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रारंभिक जो संवेग होगा वह हो जाएगा mu। तो mu बराबर होगा, तो यहाँ पर जो पिंड का द्रव्यमान है प्रारंभिक का वह तो 30 किलोग्राम है, तो 30 गुणे इसका वेग है 15 बराबर m1, जो कि यह दो टुकड़ों में टूटा है। तो पहले का जो भार है वह है 10 किलोग्राम और दूसरे का भार है 20 किलोग्राम। तो यह हो जाएगा 10 गुणे, इसका वेग नहीं पता है तो इसके वेग को v1 ही पड़ा रहने दें, फिर प्लस m2 जो कि यह 20 किलोग्राम का है और इसका वेग 0 हो जाता है। इसका मतलब इस v2 की जगह पर हमें 0 रखना होगा। तो यह हो जाएगा 15 तिया 45, एक 0 450 हो जाएगा बराबर 10 v1 प्लस 20 की गुणा 0 से कराएंगे 0 हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ से हमें v का मान ज्ञात करना है तो 10 v1 में हम जब 0 जोड़ेंगे तो 10 v1 ही रह जाएगा। तो चूंकि हमें यहाँ से v1 का मान ज्ञात करना है तो v1 को इधर रोक लें और 450 बटे हो जाएगा 10। तो इस 0 से यह 0 कट जाएगा तो यह बचेगा सिर्फ 45, अर्थात जो v1 है वह है 45। अतः जो छोटे पिंड का वेग होगा वह होगा 45 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जबकि यहाँ आंसर में दिया हुआ है 60 मीटर प्रति सेकंड, जो कि यह गलत दिया हुआ है, क्योंकि ऐसे सवालों को लगाने की जो विधि होती है उसी विधि से इसे लगाया गया है, और यदि कहीं पर गुणा भाग गलत नहीं हुई है तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए जो अगला आंकिक प्रश्न है वह 20वें का दूसरा खंड है, जिसमें कह रहा है कि रेडियो तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि रेडियो स्टेशन वाराणसी द्वारा 150 मीटर तरंग दैर्घ्य पर कार्यक्रम प्रसारित हो रहा हो तो प्रसारण के आवृत्ति की गणना कीजिए। तो देखिए यह जो आंकिक प्रश्न है यह चैप्टर 19 से है, तो इसमें जो जो दिया हुआ है पहले तो वह लिख लें। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि रेडियो तरंगों का वेग
तो चूंकि वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं तो v बराबर दिया हुआ है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। और फिर कह रहा है कि यदि रेडियो स्टेशन वाराणसी द्वारा 150 मीटर तरंग दैर्घ्य, तो चूंकि यहाँ पर तरंग दैर्घ्य की बात की गई है तो तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा बराबर दिया हुआ है 150 मीटर। तो हमें प्रसारण के आवृत्ति की गणना करना है, ठीक है। तो आवृत्ति को हम n से प्रदर्शित करते हैं, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें n का मान ज्ञात करना है। तो देखिए v लैम्डा और n में जो संबंध होता है वह होता है v बराबर n लैम्डा। तो v का मान है 3 गुणा 10 की घात 8 बराबर n ज्ञात करना है और लैम्डा का मान है 150। तो चूंकि हमें n का मान ज्ञात करना है इसलिए n को रोक लें इधर, और इधर हमारे पास है 3 गुणा 10 की घात 8 और जो यह 150 गुणे में है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 3 कम 3, 3 पचे 15, 1 0। तो जो n का मान आया है वह आया है, ऊपर बचा है 1 गुणा 10 की घात 8, तो 1 गुणा 10 की घात 8 और बटे में बचा है 50। तो जब 50 से हम 1 में भाग कराएंगे तो यह आ जाएगा 0.02 और गुणे 10 की घात 8। और हम जानते हैं कि यदि इसे वैज्ञानिक रूप में लिखें तो जो यह दशमलव है इस दशमलव को उठाकर हमें यहाँ रखना होता है, ठीक है। मतलब दशमलव से पहले सिर्फ 1 अंक होना चाहिए। तो यदि इस दशमलव को उठाकर हम यहाँ रखना चाहते हैं तो चूंकि हम दशमलव के दाहिनी ओर 2 अंक बढ़े हैं, और हम जानते हैं कि जब दाहिनी ओर बढ़ते हैं तो घात घटती है और जब बाईं ओर बढ़ते हैं तो घात बढ़ती है, जितने अंक हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो चूंकि हम दाहिनी ओर 2 अंक बढ़े हैं इसलिए 2 घातें कम पड़ जाएंगे, मतलब माइनस हो जाएंगे। तो 10 की घात कुल कितनी रह जाएगी, 8 थी, 2 घात कम पड़ गई तो रह जाएगी घात 6, ठीक है, जो कि यह n का मान आया है। और n चूंकि आवृत्ति है और आवृत्ति का जो मात्रक होता है वह होता है हर्ट्ज, जिसे हम hz भी लिख सकते हैं, ठीक है। अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए जो अगला आंकिक प्रश्न है वह है 21वें का दूसरा खंड, जिसमें कहा जा रहा है कि एक धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम है तथा उसमें 0.1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर सुई का पूर्ण विक्षेप हो जाता है। धारामापी को किस प्रकार 10 वोल्ट नापने वाले वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है। देखिए जो यह क्वेश्चन है यह चैप्टर 34 से लिया गया है, जिसमें हमें G, S, R, IG और I इनके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए चूंकि हमारे सवाल में कहा जा रहा है कि एक धारामापी का प्रतिरोध, तो धारामापी का जो प्रतिरोध होता है उसे हम कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल G बराबर दिया हुआ है 50 ओम। फिर कह रहा है कि तथा उसमें 0.1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर सुई का पूर्ण विक्षेप हो जाता है। तो जब भी किसी एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर सुई का पूर्ण विक्षेप हो जाता है तो उसे हम IG से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं और जब पूर्ण विक्षेप होता है तो हम उसे IG से प्रदर्शित करते हैं। तो IG बराबर दिया हुआ है 0.1 एम्पियर। तो एम्पियर लिख दे या ए लिख सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि धारामापी को किस प्रकार 10 वोल्ट नापने वाले वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है। तो जो यहाँ पर यह 10 वोल्ट दिया हुआ है यह V दिया हुआ है, तो V बराबर 10 वोल्ट। तो चूंकि सवाल कह रहा है कि धारामापी को किस प्रकार 10 वोल्ट नापने वाले वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है, मतलब हमें कितने ओम का प्रतिरोध लगाना होगा, ठीक है। तो प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं, तो R हमें ज्ञात करना है। तो ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें कैपिटल G, IG, V और R आता हो। तो देखिए एक सूत्र होता है IG बराबर V अपान R प्लस G। तो इस सूत्र से हम R का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो IG का मान है 0.1, चूंकि इधर भिन्न है तो इसके बटे यदि हम 1 मान लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए 0.1 की गुणा दोनों में होगी, ठीक है। तो 0.1 की गुणा जब R से कराएंगे तो यह हो जाएगा 0.1 R, फिर प्लस 0.1 की गुणा 50 से कराएंगे तो 50 कम 50 और 1 पर दशमलव लग जाएगा, तो यह हो जाएगा 5.0 और दशमलव के बाद यदि 0 है तो इसे हटा सकते हैं, तो यह रह जाएगा सिर्फ 5। और बराबर के इधर क्या हो जाएगा, 10 की गुणा 1 से कराएंगे तो 10 कम 10, तो इस 5 को उधर भेज दें ताकि इधर सिर्फ 0.1 R रह जाए। और इधर क्या हो जाएगा 10 प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का
5 हो जाएगा। तो चूंकि हमें r का मान ज्ञात करना है इसलिए खाली r बराबर क्या हो जाएगा, इधर तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा और बटे में हो जाएगा 0.1, क्योंकि 0.1 इधर गुणे में है। तो इस दशमलव से ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा जब यह दशमलव कटेगा। तो ऊपर हो गया 50 और नीचे रह गया सिर्फ 1, तो 50/1 को हम सीधे सीधे 50 लिख सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि यह r का मान आया है और r का जो मात्रक होता है वह होता है ओम, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए फिजिक्स का जो 2020 का अनसोल्ड पेपर था तो इसके तो सारे आंकिक प्रश्नों को हल कर लिया गया है, और फिजिक्स के 2019 का जो अनसोल्ड पेपर था वह तो पहले से ही अपलोड कर चुके हैं। और जिन्होंने 2019 का अनसोल्ड पेपर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक करके उसे भी देख सकते हैं।